हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशनी ईयर। आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस दिया गया है। जब भी आप लोग टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको बार बार 2-3 टर्मिनोलॉजीज या टर्म्स या वर्ड्स जो है वो बार बार रिपीट होते हुए दिखेगा। वो क्या क्या है? इंश्योर्ड, इंश्योरर एंड सब्जेक्ट मैटर। इंश्योर्ड यानी कि कौन होता है? जो पर्सन पॉलिसी लेता है। ठीक है, जो पॉलिसी होल्डर होता है। फाइन, अगर मैंने पॉलिसी लिया है, इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया है, तो मैं हो गए इंश्योर्ड। और जिस फर्म से या कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से हम इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है इंश्योरर। एंड सब्जेक्ट मैटर यानी कि वो सब्जेक्ट या एंटिटी, यानी कि वो लाइफ हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, कार्गो हो सकता है, शिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं बेसिकली, सो दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, यानी कि जो पॉलिसी लेता है और जहाँ से हम लोग पॉलिसी लेते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी है, जो दोनों पार्टीज है ना, इनको दोनों के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास होना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति इंश्योरेंस लेता है वो अपना पूरा इंफॉर्मेशन क्लियरली, करेक्टली और कंप्लीटली देना ज़रूरी है। उसी हिसाब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ से हम लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो लोग भी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से पूरा इंफॉर्मेशन करेक्टली, क्लियरली एंड कंप्लीटली हमको भी देना चाहिए। ठीक है, अगर हमने या पॉलिसी होल्डर ने अपना करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो कॉम्पनसेशन अमाउंट शायद नहीं मिलेगा। से फॉर एग्जांपल, मिस्टर शांतानु करके व्यक्ति है जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस जो है पॉलिसी ले ली, और जब भी उन्होंने पॉलिसी लिया था तभी उन्होंने छिपाया था, उन्होंने बताया नहीं इंश्योरेंस कंपनी को कि उनका एक हार्ट सर्जरी हुआ है करके। ठीक है, हार्ट सर्जरी हुआ करके उन्होंने नहीं बताया इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, और उसके बाद में वो व्यक्ति यानी कि मिस्टर शांतानु का डेथ होता है। उसके बाद में जो है इंश्योरेंस कंपनी को ये मालूम पड़ जाता है कि इन्होंने पॉलिसी लेते वक्त जो है बताया नहीं था इंश्योरेंस कंपनी को कि हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट सर्जरी एक बार हुआ है करके। ठीक है, वो बात उन्होंने छुपाई पॉलिसी लेते वक्त। तो इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी शायद से कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं देगा मिस्टर शांतानु के रिलेटिव्स या नॉमिनी को। ठीक है, तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी है, वरना जो है इंश्योरेंस क्लेम जो है वो नहीं मिलेगा। सेकेंड यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि कुछ फिनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में। अभी सब्जेक्ट मैटर जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि वो सब्जेक्ट या वो एंटिटी, जैसे वो लाइफ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है, कार्गो भी हो सकता है, शिप भी हो सकता है, जिसके लिए हम लोग बेसिकली इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, उसमें फिनेंशियल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये कि वो होने की वजह से, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर होने के वजह से या वो प्रॉपर्टी होने के वजह से फिनेंशियल गेन होना ज़रूरी है, और उसका अगर लॉस होता है तो डेफिनेटली फिनेंशियल लॉस होना ज़रूरी है। ठीक है, वो लोग
इंश्योरेंस कंपनी कभी ये नहीं देखते कि इमोशनल लॉस हो रहा है क्या नहीं, उन लोग ये देखते हैं कि फिनेंशियल लॉस हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। इसी वजह से मैं अपने नेबर या तो फिर मेरे फ्रेंड के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बिजनेसमैन है, उनको अपना प्रॉपर्टी और अपना जो गुड्स है वो होने की वजह से डेफिनेटली फिनेंशियल गेन है, और अगर वो नष्ट होता है या लॉस होता है तो डेफिनेटली उनको फिनेंशियल लॉस होगा। और एक व्यक्ति को अपने खुद के लाइफ और प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक है। बिजनेसमैन को भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, गॉट इट। तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और ये एप्लीकेबल है हर एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस में, वेदर इट इज़ फायर, मराइन और लाइफ इंश्योरेंस। और यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अभी इसमें जो है एक तरह का गारंटी या एश्योरेंस है इंश्योर्ड को, ठीक है, कि उनको उसी फिनेंशियल स्थिति में लेके आना जहाँ पे वो थे जस्ट वो दुर्घटना होने से पहले, यानी कि वो अनसर्टेन इवेंट होने से पहले जिस फिनेंशियल स्टेट में थे वो उसी फिनेंशियल स्टेट में वापस से उनको लेके जाना, उसका गारंटी या एश्योरेंस होता है इंश्योर्ड को या पॉलिसी होल्डर को, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल नहीं है लाइफ इंश्योरेंस में, वो इसलिए क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ को मॉनेटरी टर्म्स में तोल नहीं सकते या मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसके वजह से जो भी कॉम्पनसेशन अमाउंट है वो उनका नॉमिनी को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इन अदर केसेस यानी कि फायर इंश्योरेंस या मराइन इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस में क्या है कि जो एक्चुअल लॉस है वो कॉम्पनसेशन उनको दिया जाता है। यानी कि से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रॉपर्टी 2 लाख का है जिसका इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर ने लिया है या इंश्योर्ड ने लिया है, और 1 लाख का जो है लॉस एक्चुअली होता है जलने की वजह से या फायर से, ठीक है, जिसका उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, ठीक है। तो इंश्योर्ड जो है, पॉलिसी होल्डर जो है, ये 1 लाख अमाउंट ही क्लेम कर पाएगा, क्लियर। तो वो हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। 4th पॉइंट यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये बोलता है कि अगर इंश्योर्ड को यानी कि पॉलिसी होल्डर को कॉम्पनसेशन अमाउंट मिल चुका है, जो भी लॉस हुआ, जो भी डैमेज उन्होंने सफ़र किया, उसके लिए उनको पूरा कॉम्पनसेशन अमाउंट मिल चुका है इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसके बाद में जो ओनरशिप है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफ़र हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी को या इंश्योरर को। से फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए ने इंश्योरेंस करवाया है 2 व्हीलर का, ठीक है, और वो 2 व्हीलर का चोरी हो जाता है। उसके बाद में मिस्टर ए पुलिस स्टेशन में जाता है और एक कंप्लेंट दर्ज करवाता है। पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी जो है कॉम्पनसेशन अमाउंट जो है वो दे देता है मिस्टर ए को। अब अगर पुलिस वालों को वो चोरी हुआ 2 व्हीलर मिल जाता है तो उसका जो राइट है, उसका जो हक है वो चला जाता है इंश्योरेंस कंपनी को या इंश्योरर को। इंश्योर्ड को या पॉलिसी होल्डर को कुछ भी हक नहीं है अभी उस प्रॉपर्टी पर या उस 2 व्हीलर पर। मिस्टर ए को कोई भी अधिकार नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनको कॉम्पनसेशन मिल चुका है, राइट। तो अभी अगर वो बेचने के बाद में कुछ पैसे मिलता है तो वो कौन रखेगा? इंश्योरेंस कंपनी रखेगा अपने पास, फाइन, इंश्योरर रखेगा। गॉट इट। अभी 5th यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर इंश्योर्ड यानी कि पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है अलग अलग इंश्योरर से, यानी कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज से सेम रिस्क पे या तो फिर सब्जेक्ट मैटर पे, यानी कि प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी पर, तो उस हालात में ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस अमाउंट केवल एक्चुअल लॉस पर ही, और या तो फिर
एक ही इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर से पूरा अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, या तो फिर जितने भी इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने लिया है उस रेशियो में जो है क्लेम कर सकते हैं, जिस भी रेशियो में उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, ठीक है। और अगर एक इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा अमाउंट अगर पे कर दिया इंश्योर्ड को, तो वो बाकी का जो अमाउंट है दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज से रिकवर कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मिस सयाली करके एक लेडी है, ठीक है। ये लेडी ने एक प्रॉपर्टी का 2,50,000 का जो है इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लिया। उन्होंने टी कंपनी से 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया और आर कंपनी से 1,50,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया, ठीक है। अभी एक्चुअल लॉस हो गया 1,20,000, ठीक है। तो कितना अमाउंट मिलेगा सयाली को? 1,20,000 का मिलेगा। अब जो है टी से इनको 48,000 मिलेगा, क्योंकि ये रेशियो आ जाएगा 2/5 ऑफ द एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस कितना है? 1,20,000, उसके ऊपर 2/5 कितना आएगा? 48,000। और आर कंपनी से सयाली को मिलेगा 72,000, जो है 3/5 ऑफ द एक्चुअल लॉस, ठीक है। तो हो गया ना टोटल 1,20,000 का जो एक्चुअल लॉस है, ठीक है। या तो फिर ऐसे हो सकता है टी कंपनी पूरा अमाउंट जो है इंश्योरेंस का एक्चुअल लॉस का दे दिया सयाली को, दैट इज 1,20,000 दे दिया। अगर ऐसा टी करता है तो बाकी का जो अमाउंट है ना वो रिकवर कर सकता है। टी कहाँ से? आर से, यानी कि 72,000 बाकी का जो है, सिर्फ उनको कितना 48,000 का ही देना था ना, तो बाकी का जो अमाउंट 72,000 जो है वो आर से ले सकता है टी, फाइन। तो वो वहाँ पे सेटल हो जाएगा और सयाली को 1,20,000 मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। 6th प्रिंसिपल यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इंश्योर्ड यानी कि पॉलिसी होल्डर को पूरा मेहनत करना चाहिए उस प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट मैटर को बचाने के लिए जिसके लिए उन्होंने इंश्योरेंस लिया है। अगर कोई दुर्घटना होता है तो यानी कि वो पूरा स्टेप्स एंड जितना भी हो सके मेजर्स जो है वो लेना चाहिए इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर को, ताकि वो जो लॉस है या डैमेज है वो कम से कम हो, इनफैक्ट हो ही नहीं, उसके लिए पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल मिस्टर जयंत करके एक आदमी है, उन्होंने इंश्योरेंस करवाया अपना घर का और अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लगना चालू हो गया उनके घर पर। अब मिस्टर जयंत ऐसे खड़े रह के क्या फ़र्क पड़ता है, आग लगने दो, मैंने तो इंश्योरेंस करवा ली है ना, तो जलने दो, आग लगने दो। ऐसे मिस्टर जयंत को नहीं सोचना चाहिए, पैसिव नहीं रहना चाहिए, इनफैक्ट एक्टिव होके भाग कर फायर ब्रिगेड को बुलाओ और जो कुछ भी मेजर्स ले सकते हैं वो करो, ताकि लॉस जो है कम से कम हो या लॉस मिनिमाइज हो, फाइन। तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉसा प्रॉक्सिमा। इसका मतलब ये है कि अगर लॉस होता है प्रॉपर्टी का एक से ज़्यादा कारणों के वजह से या एक से ज़्यादा रीजंस के वजह से, एक से ज़्यादा कॉसेस के वजह से, तो सबसे नज़दीकी अप्रॉक्सीमेट कॉज या रीज़न या कारण का पता करना पड़ेगा ताकि इंश्योरर का लाइबिलिटी जान सके, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का लाइबिलिटी को जान सके। तो अभी इंश्योरेंस जो है वो हर एक कारणों पर या हर एक कॉज पे तो नहीं करवाया जाता ना, फाइन। कोई एक कारण पे करते हैं, तो अगर वही कारण है
यानी कि जिसका इंश्योरेंस लिया है उसी कारण के वजह से लॉस या डैमेज हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। वरना अगर कोई और रीज़न है और उस रीज़न की वजह से हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी को पे नहीं करना पड़ेगा। अभी से फॉर एग्जांपल एक कार्गो शिप का इंश्योरेंस करवाया है, ओके, और अगर पानी अंदर आता है, सी वाटर अंदर आता है और उससे डैमेज होता है तो वो कारण के लिए जो है कार्गो शिप का इंश्योरेंस करवाया है, फाइन। अभी कार्गो शिप के अंदर पानी आ जाता है, फाइन। उसका एक रीज़न ये है कि रैट जो है पंक्चर करता है बेस शिप का, जिसकी वजह से पानी सी वाटर जो है अंदर आ जाता है, फाइन। और दूसरा कारण ये है कि सी वाटर अंदर आने के वजह से डैमेज होता है या लॉस होता है, फाइन। तो इसमें सबसे नज़दीकी कारण क्या है? ऑफ कोर्स सी वाटर अंदर आ जाता है और रैट ने पंचर कर दिया, वो दूर का कॉज हो जाता है, फाइन। तो इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करना ही पड़ेगा कॉज, क्योंकि क्या है कॉज यहाँ पे कि सी वाटर अंदर आने के वजह से अगर डैमेज होता है तो पे करना पड़ेगा। सो सबसे नज़दीकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट यही है, इसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी को अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय फ्रॉम रोशनी।